अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूबर। सबसे पहले माज़रत, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से के बाद अभी वीलॉग दोबारा स्टार्ट किया है। इसकी कुछ वजह बात थी। आपने मेरे पहले वीलॉग में देखा होगा कि मैं मलेशिया से इंडोनेशिया आया था अपने पेपर सबमिट कराने के लिए, सेटलमेंट के लिए, नेशनलिटी के लिए। तो उन्होंने मुझे 1 साल का वीज़ा दिया था, स्टैंप लगाया था मेरे पासपोर्ट पे। तो मैं वापस मलेशिया चला गया था क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ बिज़नेस था जिसे मैंने क्लोज़ करना था, और उसके बाद कुछ और मेरे कुछ ज़रूरी पर्सनल काम थे। खैर मैं लेट हो गया और 1 साल के अंदर अंदर मैं दोबारा नहीं आ सका मलेशिया में। इसके लिए मुझे दोबारा वीज़ा लेना पड़ा, तो इसलिए मैं लेट हो गया और दोबारा विजिट पे आया। बाकी कैसे हुआ सारा सब कुछ, क्या हुआ, दोबारा मुझे कैसे सबमिट कराने पड़े पेपर, आपने मेरे वीलॉग में तो देखा होगा कि मैंने आपको पिछले अपने वीलॉग में सब कुछ बताया है। और टाइटल मेरा आज का यही मौजूद है कि आप जल्दी नेशनलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं यहाँ की, इंडोनेशिया की। आपको ये गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको मालूमात वसूल होती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बात करता हूँ कि यहाँ पे बहुत बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो नेशनलिटी चेंज करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। ये मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब मेरी प्रैक्टिकल है। ना मैंने गूगल से हासिल की है कोई इंफॉर्मेशन, और ना ही मैंने यूट्यूब से कोई इंफॉर्मेशन हासिल की है। तो सबसे पहले जो भी मेरे दोस्त हैं जो मलेशिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कहीं से भी आना चाहते हैं यहाँ पे सेटलमेंट के लिए, तो उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत मलेशिया से। क्योंकि मलेशिया में भी मैंने 12 से 15 साल जो है मलेशिया में रहा हूँ, और तकरीबन 16 साल यूएई में मैंने गुजारे हैं। तुर्की में भी रहा हूँ कुछ टाइम, और ईरान में भी रहा हूँ। ये मेरी कोई फर्स्ट या सेकंड कंट्री नहीं है जहाँ पे मैं आया हूँ, लेकिन जहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट होने के या बिजनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज़ में। यहाँ पे बेनिफिट भी ज़्यादा दे रहे हैं और नेशनलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं ये भी बताऊँगा कि इमिग्रेशन में कौन से क्वेश्चन किए, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और वो मुझसे क्या किस चीज़ों की उन्होंने डिमांड की, कहाँ तक मैं कामयाब हुआ, ये सब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि 3 किस्म के जो हैं मेरे दोस्त या मेरे फॉलोअर्स जो इंडोनेशिया में आना चाहते हैं और यहाँ पे सेटलमेंट के माइंड रखते हैं। तो सबसे पहले तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। वो आए यहाँ पे बिजनेस करें, उनको भी वही फैसिलिटी मिलेगी, वही सहूलत मिलेगी जो यहाँ के नेशनल को मिलती है। तो ये अच्छा कोऑपरेट करते हैं, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट वाले लोग हैं, हेल्प करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरे नंबर पर वो जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से हैं जो अपनी जिनका माइंड सेट ये होता है कि कुछ फॉरेन लड़की के साथ शादी करे और नेशनलिटी ले, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस है। और ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, यहाँ इंडोनेशिया का कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ये 2 साल के लेकर 5 साल तक प्रोसेस है। इसमें 2 साल के बाद आप जो है वो नेशनलिटी के हकदार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों को जो है मुझसे इसमें इख्तलाफ होगा कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया है। और आपको एक और बात भी बताऊँ कि इंडोनेशिया की स्टेट्स हैं, इनमें सब के रूल एक जैसे नहीं हैं, इनके रूल्स डिफरेंट हैं कुछ। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आए हैं इंडोनेशिया में और मेरा भाई भी आया था इंडोनेशिया में, तो उन लोगों को इमिग्रेशन ने बहुत सी डिमांड बहुत ज़्यादा की थी, बहुत से पेपर वर्किंग बहुत ज़्यादा थी, और उनको इतनी जल्दी उन्होंने पेपर भी नहीं दिए। मेरे भाई को तो वापस चला गया मेरा भाई यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे हमारा बिजनेस है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते थे यहाँ पे। हमने तो सिर्फ सेटलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। खैर तो ये सब डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना फर्स्ट टाइम हुई है ना सेकंड टाइम। तो इंशाल्लाह यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया, और अच्छी डिमांड जो उन्होंने की मैंने वो अच्छी उनको डिमांड के मुताबिक उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, और इंशाल्लाह सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। मुझे रेजिडेंसी भी मिल गई यहाँ पे। तो अभी मैं तकरीबन 6 महीने मुझे और लगेंगे, मैं नेशनलिटी अप्लाई का हकदार बन जाऊँगा मैं।
कि मुझे अभी एक साल 6 महीना हुआ है सबमिट कराए हुए मेरे पेपर्स, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा वो जो नेशनलिटी यहाँ पे शादी करके लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, बहुत ही अच्छे रूल हैं। और जो तीसरे जो हैं माजरत के साथ जो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में काम नहीं करते हैं, पंजाबी में कहते हैं दवाइयाँ दा हड नाम, वो लोग भी इधर बहुत कामयाब हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो काम करती हैं। फारिग मैंने नहीं देखा कोई फारिग बैठा है घर में या कुछ है, यहाँ पे सब काम करते हैं। बच्चे भी स्कूल में से आएंगे जो 12 साल 13 साल के हैं, वो भी काम करते हैं। तो ये आपको कभी नहीं कहेंगी लड़कियाँ कि भाई आप भी हमारे साथ काम करो, ये करो वो करो, ये नहीं। आपको खुद ही आपका माइंड होना चाहिए बिजनेस करने का, काम करने का। क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे हैं जो काम नहीं करते हैं, बस घर में बैठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, बस उनकी यही लाइफ है। तो आपको ये मैंने तीनों ऑप्शन जो बता दिए हैं, तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे अपनी हेल्दी बहुत देर से मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे बिजनेस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। इमिग्रेशन में जब मैं गया हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि वहाँ पे लाइव का सारा उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैं आपको वो भी वीडियो दिखाता हूँ आगे और बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे कौन कौन से सवाल किए थे और मैंने उनका क्या आंसर किया। मेरी बीवी से मैंने कौन से सवाल किए, मेरी वाइफ से उसने क्या आंसर किया, और एक बहुत दिलचस्प जो उसने क्वेश्चन किया था वरना वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। आप ये देखिए इमिग्रेशन में जब मैं गया हूँ। ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन में मुझसे कौन से सवालात किए गए, जिसमें इन सवालात में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं, क्वेश्चन है, वही मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि आप यहाँ पे आए हो, आपका क्या माइंड है यहाँ पे रहने का, आपने क्या करना है। तो मैंने उन्हें यही जो आंसर किया कि मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे मैं कोई बिज़नेस छोटा मोटा फ़िलहाल स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इतना ख़ास यहाँ पे तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करूँ और यहाँ पे स्टैंड लूँ। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझसे और सवालात नहीं किए, लेकिन मेरी वाइफ से कुछ जो सवालात क्वेश्चन किए मैं आपको वो बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी वाइफ से ये सवाल किया कि आप इस पाकिस्तानी बंदे पे आप इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, क्या वजह क्या है। तो मेरी वाइफ ने यही आंसर किया कि देखें, जब मेरी वाइफ जब सिंगापुर में थी, वो सिंगापुर से मलेशिया से उसने इंडोनेशिया भी आना था। जब वो सिंगापुर में थे, मलेशिया में आई तो लॉकडाउन लग गया, जिससे ट्रैवल हम लोग वो नहीं कर सकती थी ट्रैवल। तो मजबूरी उनको वहाँ पे रहना पड़ा मलेशिया में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि मैं और मेरा भाई भी वहाँ पे हम एक पूरा घर लेते हैं, घर लेके तो उसमें जो कमरे होते हैं ना, वो हम लोग रेंट पे देते हैं। मलेशिया में ऐसा ही चलता है। तो मैंने भी यही काम किया था कि मैंने पूरा घर लिया हुआ था, कमरे रेंट पे दे रहा था। तो इन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना काम जो लड़कियाँ करती थी, वहाँ पे काम लड़कियाँ करती हैं, तो वहाँ पे उनके पास भी मेरे नंबर थे, क्योंकि मैंने सबको बताया हुआ था कि रेंट के लिए हाली है। तो वहाँ से उन्होंने नंबर लिया और मुझसे मुलाकात हुई, क्योंकि उस वक्त मलेशिया में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक शॉप वगैरह खुलती थी। तो उन्होंने किसी अपनी जानने वाले से वहाँ से नंबर लिया, मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको कमरा दिखाया, उन्होंने हायर ले लिया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सब लड़के थे, बैचलर थे, तो एक लेडीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने उससे कहा कि यार
اس کو لیڈیز کو اپنے ساتھ میں کمرہ کہیں پہ دے دو، کیونکہ وہاں پہ فیملیز تھی، تو میرے پاس کوئی فیملیز تھی نہیں، تو میں نے وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیا. میں نے پیسے وغیرہ نہیں دیکھے کہ مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ یار اچھا نہیں لگتا ہے. اس کے بعد ہماری خیر شادی ہو گئی، جیسے بھی ہم لوگ کچھ ٹائم ملا، انڈرسٹینڈنگ ہوئی، شادی ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے جو بتایا ان کو کہ میری وائف کو ہو گیا تھا کرونا. تو کرونا کے ٹائم میں میں نے انہیں ایک علیحدہ جگہ پہ شفٹ کر دیا تھا، سیپریٹ میں. تو ان کو میں 3 ٹائم کھانا اور میڈیسن دیتا تھا. اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس پہ ناراض بھی ہوئے، یار تم جاتے ہو وہاں پہ تو تمہیں بھی یہ بیماری جو ہے وہ لگ سکتی ہے، کرونا ہو سکتا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. اگر میں اس کو اس حال میں یہاں پہ چھوڑ دوں تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس حال میں چھوڑ دوں اس کو مرنے کے لیے. تو میں نے الحمدللہ پورا ساتھ دیا اپنی وائف کا. تو جب یہ میری وائف نے بتایا امیگریشن والوں کو کہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ اور اس بندے نے میرا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا تھا، تو میں کیسے نہ اس پہ ٹرسٹ کروں. مجھے تو اس پر 110% جو ہے وہ ٹرسٹ ہے. بس اتنی سی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے اسٹیمپ لگایا، ایک پیپر پہ سائن کیے اور مجھے کہا کہ آپ 3 دن بعد آ جاؤ. میں 3 دن بعد گیا تو انہوں نے مجھے الحمدللہ ریزیڈنسی دے دی. ابھی تو میرے پاس الحمدللہ ریزیڈنسی ہے. کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ میں اپلائی کر سکتا ہوں اپنا یہاں کا سٹیزن شپ. یہاں کا پاسپورٹ تو نہیں پہلے ملے گا، پہلے تو ہمیں آئی ڈی کارڈ، جیسے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ملیشیا میں آئی سی کہتے ہیں، تو یہاں پہ کاتے پہ کہتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ بناؤں گا. اس کے بعد اب مجھے آپ دیجیے اجازت اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اور میں آپ پہ ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو ملتی رہے. اب تک یہ اتنا ہی. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.